सर थोड़े से आइए बुलाएंगे आपसे सर को कुछ मान दीजिए। आइए। मैं आमंत्रित करता हूँ चित्रा मोहन को कि वो अपने विचार। शुक्रिया। तब सीमा ने रखा है कि साहित्य और सिनेमा मतलब प्रेमचंद जी का साहित्य, और ऑब्वियसली बात है कि जब साहित्य था तो उसके बाद में उस पर सिनेमा की अप्रोच आई और देखा तो आंकड़ों से भाई मेरा 36 का आंकड़ा, तो आंकड़े मैं भूल जाती हूँ सब वगैरह, तो मैंने थोड़ा सा लिख भी लिया था। ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बताऊँगी ताकि कभी कभी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। इन्होंने क्या दिया अध्यापक, एक्चुअली प्रेमचंद और भारतेंदु जी दोनों मेरे बड़े प्रिय रहे हैं और शायद मेरा सौभाग्य कि इन पर मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। तो जो अपनी अल्पबुद्धि में पढ़ समझ पाई हूँ, तो जहाँ तक मुझे याद आता है कि 31 जुलाई 1880 में जब प्रेमचंद जी पैदा हुए वाराणसी के लम्ही ग्राम में अजायब राय और आनंदी के बेटे के रूप में, और वो जब विकसित हुए धीरे धीरे पढ़ने लगे तो प्रेमचंद जी ने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखना शुरू किया था। और सबसे पहले ज़माना पत्रिका से उन्होंने धनपत राय के नाम से लिखना शुरू किया, जितना मुझे याद आता है। अगर बहुत संक्षेप में और मूल में कहूँ, बहुत ज़्यादा विस्तार देने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रेमचंद जी का जो ये दौर था 1880 से लेकर 1936 में जब उनकी डेथ हुई है, ये वो काल था जब प्रेमचंद जी पैदा हुए और लिख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो इसे बैड लक कहें या गुड लक कहें कि उन्होंने सेवा सदन पर फिल्म बनाई और उसमें सुब्बल लक्ष्मी राव ने काम किया पुरस्कृत हुई। फिर मृणाल सेन आते, मृणाल सेन ने कफन पे ओका उड़ी कथा बनाई जो तेलुगु में बनाई और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद अभी ये चलता रहा, फिर गबन पे भी उनकी फिल्में बनी। उन्होंने मजदूर फिल्म लिखी थी, जैसा मैंने बोला हो गया, लेकिन उनको समझ में आ गया कि मैं मेरी चीज़ें भले इस्तेमाल करी जाए लेकिन मैं उस फलक के लिए नहीं बनाऊँ, मुझे वापस ही लौटना पड़ेगा। और फिर 1980 में आपको याद होगा निर्मला धारावाहिक, जो उनकी कहानी निर्मला, उस पर भी धारावाहिक भी बना। तो प्रेमचंद ने, जितना मुझे लगता है कि उन्होंने अपने कथानकों में उतना विस्तार दिया कि चाहे मीडिया में रंगमंच का हो या कैमरे का हो, वो घुस करके उसके भीतर का जो चित्र, जिसको बिंब की बात मैं करती हूँ, या भरत मुनि के शब्दों में जो चित्राभिनय, चित्रवत अभिनय की जो धागा खींचते हैं शब्दों से, ये उन्होंने बहुत ही पहले तरीके से करा। और इसीलिए प्रेमचंद, अगर आप प्रेमचंद को एनालिसिस देखो, चीनी जो साहित्यकार लोग शुरू में, तो दोनों का एक विशेषांक बहुत पहले निकला था, मैं काम कर रही थी, तो वो दोनों अगर हम देखें तो वैश्विक फलक पर जा करके प्रेमचंद एक गांव से निकला हुआ आदमी हिंदुस्तान की चीज़ों को देख रहा है, आसपास की चीज़ों को देख रहा है, लेकिन वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक रच रहा है इमोशंस के, कथा के, लोगों से जुड़े जीवन के, उनकी विसंगतियों के, उनके त्रासदी के, और वो इसीलिए सार्वभौमिक हो गए क्योंकि समसामयिक हो गए कि वो कभी भी नहीं मरेंगे, कालजयी हैं। उनकी चीज़ें, उनकी संवेदनाएं आज भी हम लोगों के साथ हैं। तो ऐसे प्रेमचंद्र को मतलब भूलना तो बहुत ही मुश्किल बात है। और सिनेमा के लिए तो उन्होंने इतना आयाम दे दिया, आज भी तो रंगमंच से लेकर सिनेमा तक का जो विस्तार देने वाला एक सूत्र है वो है हमारे प्रेमचंद जी। बस इसके साथ मैं इतनी करती हूँ, बाकी आप लोग बोला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में वामिक खान साहब हैं, ये एक इवेंट मैनेजर है, तो आपको एक इवेंट के सामान इन्होंने दिया के साथ जुड़े हैं सर, मीडिया और फिल्म रंगमंच। हाँ, देखिए मैंने अपने रिसर्च से कुछ चीज़ें कलेक्ट की हैं जो मतलब मैं मिलाता रहूँगा उसके लिए। मुंशी प्रेमचंद मतलब कहानी, जो उनकी हिंदी उर्दू कहानी या उनको जो साहित्य था या जो उनका फिक्शन था, उनको अगर हिंदी का मतलब भीष्म पितामह कहा जाए तो मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं कही होगी। और जिस हिसाब से उनकी कहानियाँ या उनके जो लोगों को मतलब ये भी उनके साथ कई चीज़ें जुड़ी हैं कि उनको ऑल ओवर जो कि कहानियाँ और फिक्शन, वो श्रेष्ठ फिक्शन मतलब हिंदुस्तान में और इंटरनेशनल कैनवस पर आप देख लें तो वो श्रेष्ठ फिक्शन भी वो लिखते थे। एक फिल्म आई थी 1957 में महबूब खान साहब की, जो कि हमेशा की मदर इंडिया, आप सब लोग जानते होंगे। वो आधी फिल्म में ट्विस्ट मतलब दो कहानियों को, आप लोगों को मालूम होगा, दो कहानियों को लेकर के बनाई गई थी।
एक आधी फिल्म तक सवा सेर गेहूँ चला, मतलब पे उस पे उन्होंने बनाई है महबूब खान साहब ने। अच्छा। और फिर एक रशियन राइटर थे, तो उनका नाम था, एक रशियन नावल था, तो उसका नाम था मदर को और सवा सेर गेहूँ को गूंद करके ये फिल्म बनाई गई थी। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में संध्या रस्तोगी जी हैं, एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, और आपको मुंशी प्रेमचंद की दृश्यात्मकता प्रभावित करती है। आपसे अनुरोध है कि कुछ अपने विचार प्रकट करें। जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं परम पूज्य अपने गुरु जाफरी सर को श्रद्धांजलि बहुत नमन करती हूँ। जाफरी प्रेमचंद जी के लिए चूँकि मैं एक टीचर भी हूँ, एक प्रिंसिपल कॉलेज में, तो हालांकि विषय मेरा इंग्लिश है, लेकिन हिंदी साहित्य से मेरा बहुत गहरा संबंध है। मुझे प्रेमचंद जी ने सबसे ज़्यादा, इनकी प्रगतिशीलता ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जब मैं अपने बच्चों से भी बात करती हूँ, कॉलेज में 31 जुलाई को हम लोग मनाते हैं हमेशा प्रेमचंद जयंती, तो लेकिन सिनेमा के संदर्भ में कभी भी बात नहीं हुई। मैं हमेशा बताती थी प्रगतिशीलता के लिए कि 1934 में जब प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी प्रगतिशील PWA के अध्यक्षता इन्होंने जब किया, तो उस समय ये एक सिर्फ अध्यक्षता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा आत्मक और आध्यात्मिक दिशा में नहीं ले जाता है। कम से कम आज के दौर में 1934 में उन्होंने ये बात कही थी कि वो साहित्य को वो साहित्य नहीं मानते थे, कि केवल एक भावनात्मक रूप से टीयर जर्कर्स, इसके पहले जो भी साहित्य लिखा जा रहा था एक टीयर जर्कर्स के रूप में, तो उन्होंने उससे परे जो प्रगतिशील आंदोलन जो चलाया, उससे हमारे जो सिनेमा जगत की जो विशेष हस्तियाँ थी, ख्वाजा अहमद अब्बास जी, पृथ्वीराज कपूर जी, भीष्म साहनी, साहिर लुधियानवी जी, ये लोग बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने सिनेमा को एक नई दृष्टिकोण में ढालना शुरू किया। वो उनको ऐसा लगा कि हाँ, वास्तव में जो कुछ भी इन्होंने कहा है, तो जो भी उन्होंने कहानियाँ लिखी, धीरे धीरे, चूँकि प्रेमचंद जी की कहानियाँ ऐसा लगता था, खासतौर से दृश्यात्मकता जो आपने कही, दृश्यबंध, चित्रा जी ने भी ये बात कही कि दृश्यबंध इतने सटीक होते हैं, उनके जैसा लगता है उनकी लेखनी कैमरे का काम करती थी। वो सब कुछ अपनी लेखनी के माध्यम से जैसे देख सकते थे, देखा करते थे और उन्हीं चीज़ों का चित्रण करते थे। अगर एक घर की भी बात है तो ऐसा लगता था कि जैसे वो उस घर के सदस्य हैं और उसमें जो भी विसंगतियाँ हैं, उस परिवार के लोगों की जो सोच है, वो सारी चीज़ें उनकी लेखनी में उतर आती थी। तो इसलिए सिनेमा जगत में इसका जो बहुत प्रभाव पड़ा, तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने भी आप लोगों ने, सब लोगों ने बताए, 2-3 लोगों ने बोले हैं, आप लोगों ने गबन, गोदान, हीरा मोती, शतरंज के खिलाड़ी, सरगती, ये सब सारी धीरे धीरे लोगों ने बनाया। जब भी कोई फिल्म मेकर प्रगतिशील चीज़ों पर अगर कुछ बनाना चाहता है, तो सबसे पहले प्रेमचंद के साहित्य को ही उठाने की, टटोलने की कोशिश करता है, क्योंकि आई थिंक ही गेट्स आंसर टू ऑल हिज क्वेश्चंस। एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड, एक दृश्यात्मकता, चित्रात्मकता उनको प्रेमचंद जी के ही साहित्य में मिलती है। ये प्रेमचंद जी ने, जैसा अभी चित्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनको लगा कि ये मेरा फलक नहीं है। अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर ये गए, बम्बई भी गए 1935 में, मजदूर नाम की फिल्म बना करके उसकी स्क्रिप्टिंग भी, कहानी भी, और वो आप सभी जानते होंगे कि मजदूर फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन वो चूँकि ऐसी चीज़ें थी कि मिल मालिकों के विरुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण से वो सफल, लोगों को लगा मिल मालिकों को कि ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये सफल हो ही नहीं सकती है। रिलीज़ हुई, इसमें इन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था प्रेमचंद जी ने। जिन फिल्म मेकर्स ने भी बनाया तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि प्रेमचंद जी की आत्मा, जो कहानी या उपन्यास की आत्मा है, उसका हनन न होने पाए, वो आत्मा निरंतर मौजूद रहे। तो इस रूप में नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रेमचंद जी जिंदा हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे।
न केवल अपनी फिल्मों के माध्यम से, फिल्म मेकर्स तो हमेशा दे लुक फॉरवर्ड फॉर प्रेमचंद इस तरह के साहित्य को कि जो ज़मीन से जुड़ा हो, जो ख़ास तौर से ऐसी चीज़ों को जो सामाजिक सरोकार हो, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करे प्रगतिशीलता को, तो उनको तो करेगी ही। और आपने मजदूर की फिल्म की बात की, उसका एक मतलब ये बहुत ही मजदूर फिल्म जो है मेरे ख्याल से पहली फिल्म है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी या बनी उनके जीवन काल में। बाकी सारा कुछ जो है उनके दिवंगत होने के बाद कही, और हो सकता है कि उनके दिवंगत होने का एक कारण ये भी हो कि मजदूर बनी, क्योंकि मजदूर बनने के बाद उनकी प्रेस, उस ज़माने की प्रेस क्या होती थी, वो थोड़े से लकड़ी के रख के उसे वो कंपोज करने वाला वो और एक वो घुमाने वाली, वो भी बेचारों की बंद हो गई क्योंकि सैलरी वो दे नहीं पाए। मजदूरों ने हड़ताल कर दी और वो फिर वापस चले आए, बनारस वापस आ गए, इलाहाबाद वापस आ गए, इलाहाबाद वापस आ गए। अरे बनारस में थी, बनारस में ये प्रेस बनारस में थी, वो बनारस वापस आ गए और वो उन्होंने बम्बई को नमस्ते कर लिया कि बम्बई ने उनको नमस्ते कर दिया। वो बोला इति सिद्धम, खत्म हो गया वहाँ, क्यों उनके जिस समय वो कहानियाँ लिख रहे थे उस समय उनकी सोच कहाँ तक जाती थी या कहाँ तक उनकी कलम इस बात को सब तक पहुँचाई है उन्होंने अपनी जो बातें, छोटी छोटी जो कहानियाँ भी हैं, जैसे हम लोगों ने बचपन में अपने उसमें पढ़ी ईदगाह, एक छोटी सी कहानी, बच्चा माँ पैसे किस लिए देती है और माँ के लिए चिमटा लेके आता है। तो ये सब कहानियाँ हम लोगों के उस समय, जबकि हम लोगों को ज़्यादा लगाव किससे होता है, अपने घर वालों से, उनसे, लेकिन न जाने क्यों ये कहानियाँ अपनी तरफ खींचती थी, क्योंकि उसके अंदर उन कहानियों में ऐसी सच्चाइयाँ, ऐसे दर्द भरे होते थे कि लगता था कि यही सच है। तो वो देख करके, वो सुन करके, वो पढ़ करके अपने जीवन में भी कुछ परिवर्तन आता है, कुछ सोच बदल जाती है उनकी कहानियों को पढ़ के। चाहे वो उन्होंने घूसखोरी पे लिखा हो, चाहे गबन पे लिखा हो, उन्होंने हर एक चीज़ को इतना विस्तार से दिखाया है, इतना विस्तार से बताया है लोगों को कि उनकी कहानियाँ हमारे जीवन में प्रेरणा बन के खड़ी रहती हैं। और आज लगभग इनका 140 साल के आसपास इनका जन्म हो गया और लगभग समझ लीजिए 100 साल, एक छोटा सा 140 साल निकल जाने के बाद भी आज इनके जो इन्होंने हमें दिया है शायद ही हम किसी और उसमें समझ पाते हो, क्योंकि इनकी कहानियाँ बचपन से हमारे साथ चलती चली आ रही। और मेरा तो कहना ये है कि अभी जो हमारे बच्चों के शिक्षा में जो कहानियाँ थोड़ी कम चलती हैं, 2-3 कहानियों के सिवा 4 कहानियाँ ही आती हैं, तो ये उन लोगों के रेगुलर कोर्स में इन लोगों की कहानियाँ बढ़ाई जाए, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ बढ़ाई जाए, मेरा यही है मानना। और अपने जिन्होंने अपने साहित्य को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ऐसे लोगों के जन्म बर्बाद। थैंक यू। अब हमारे बीच में एक बहुत डरी हुई है, लेकिन जब बोलेंगी तो लगता है इनका सारा डर निकल जाएगा और बाकी सब डर जाएंगे। अच्छा क्या है? मैं मृदुला से डरी नहीं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर जो है कुछ थोड़ा सा बोले और उनके मतलब सिनेमा से जुड़ने की बात को लेकर। सबसे पहले तो जैसे कि जहाँ पर हो रहा है कि जाफरी साहब को हमारी तरफ से और हमारी संस्था की तरफ से बहुत श्रद्धांजलि। उन लोगों के बहुत अच्छे मित्रों में से भी थे, बहुत अच्छे सलाहकार भी थे और हमारे साथ काफ़ी उनकी पत्नी कृष्णा जी भी हमारे साथ उन्होंने काम किया, हमारे नाटक में काम किया, हमारे साथ में नॉर्वे गए, फिनलैंड गए। तो हम लोग का ऐसे संबंध थे कि कम से कम ईद पर, बकरीद पर तो हम जाते ही जाते थे उनके यहाँ और हमेशा जाते थे। तो इस बार भी बहुत अजीब लग रहा था कि वो यहाँ नहीं थे हमारे। कल परसों से जब से खबर सुनी तब से बहुत मन भी खराब हो रहा था। तो आज सीमा ने इस तरह की श्रद्धांजलि रखी, सीमा को इसके लिए बधाई।
कि क्योंकि मन कर रहा था ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये समय ऐसा है। अब ये डर जिसकी बात जिसको कह रहे हैं, मजाक में कह रहे हैं, लेकिन ये डर है। इस डर उम्र का भी है, समय का भी है, जिसका है कुछ। और हमारे बहुत एकाध प्रियजन चूँकि कोरोना में चले गए, इसलिए वो हम अंदर डर है मेरे समाया हुआ है। बात अभी यहाँ पे प्रेमचंद जी की हो रही है। बहुत सारी बातें उनके बारे में तो करीब करीब जो हम लोग उनके विषय में बात कर रहे हैं, तो उनके जन्म से लेके, बचपन से लेके, और सारे उनके साहित्य भी काफ़ी परसेंटेज लोगों का देखा सुना पड़ा हुआ है। मुझे कल अचानक मेरे मन में एक बात आई थी, जब मैं बात कर रही थी कि जैसे कहते हैं कि प्रेमचंद को कहते हैं अपने युग प्रवर्तक, जो साहित्य का युग प्रवर्तक, मतलब वो उस समय उन्होंने वो एक युग का पूरे एक तरीके से अपने तरह के साहित्य लिखने का निर्माण किया, जो अंतर जिसमें कहते हैं उनके समय का युग वो किया। ये सबको पता है, उनके लेखन के बारे में सबको पता है, उनकी कृतियाँ पता हैं। जब 300 से अधिक अगर कोई कहानियाँ लिखेगा, 15 उपन्यास लिखे उन्होंने, 7-8 अनुवाद किए उन्होंने, और बहुत ज़्यादा टॉल्स्टॉय की कहानियों से लेके मतलब बहुत काम किया, उनकी कहानियों का उन्होंने अनुवाद किया। तो और अचानक जो एक अलग हटके मन में बात आ रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रोटेक्टिव व्यक्ति जो होता है, जिसको बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है, बहुत प्रोटेक्टिव व्यक्ति से ज़्यादा, ये मेरा अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको जब कहीं कुछ नहीं मिलता है या आपके अंदर कहीं कुछ खालीपन होता है तो शायद आपके अंदर क्रिएशन ज़्यादा उभरता है, संवेदनाएं भी आपकी अधिक जागृत होती हैं। ये बात प्रेमचंद जी के संदर्भ में मेरे मन में इस सेंस रहा, उनका पढ़ने में चूँकि बहुत रुझान था, तो वो इनका एक तंबाकू विक्रेता था, उसकी दुकान पर ये जाके बैठते थे, एंड ही वॉज अ मुस्लिम। तो उसके यहाँ वो एक किताब है तिलिस्मे खुरेशुबा करके है, संग्रह है, जिसमें कि अकबर को खुश करने के लिए कुछ उनके यहाँ की तिलिस्मी कहानियाँ जैसे लिखी जाती है ना, जो राजा के प्रसंग को, राजा को खुश करने के लिए कहानियाँ, तो उसका बैठ के वो सुनाई जाती थी राजा का। उर्दू में थी, कहानियाँ भी तिलिस्मी कहानियाँ थी, लेकिन प्रेमचंद ने खुद कहीं स्वीकार किया इस बात को कि उन कहानियों से जो एक उनकी कल्पना शक्ति को विस्तार मिलता था, और साल भर तक लगभग वो उसके यहाँ घंटे 2 घंटे वो कहानियाँ जब सुनाने का टाइम होता था, वो मतलब वो पढ़ी जाती थी और कहानी सुनाई जाती थी, तो वो जाके वहाँ बैठते थे। इतना ही नहीं था, उसके अलावा एक पुस्तक विक्रेता से उन्होंने दोस्ती करी थी, जो किताब बेचता था, इसलिए दोस्ती, और उसके यहाँ बैठ के किताबें पढ़ने को मिलेंगी। अब किताबें यूँ ही तो पढ़ने कोई नहीं देगा, तो उसके यहाँ की कुंजी जो होती थी, जो किताब लोग यहाँ कुंजियाँ चलती है, तो कुंजी बेचते थे ले जाके, कुंजी बेचते थे, ताकि उसके बदले में वो उतनी देर उनको दुकान में बैठने देगा और उनको किताबें पढ़ने देगा। तो ये अचानक मुझे लगा कि ये चूँकि वो एक गड़बड़ उनके अंदर, अब वो जो पढ़ने का, जब आप जितना अधिक पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद साथ साथ में जो उनके जीवन का भी जिस तरह से विस्तार था, जिस तरह से देखा, फिर जैसे शादी हुई उनकी, शादी के बाद भी हुआ कि उनकी पत्नी से, जब इनकी ही नहीं अपनी माँ से बनती थी, तो पत्नी के बनने का सवाल ही नहीं होता, वो बिल्कुल असली सास बहू के झगड़े हुए, और ऐसे झगड़े होते थे कि मतलब एक दिन इतना अधिक झगड़ा हुआ कि उनकी पत्नी ने कहा हम सुसाइड कर लेंगे, शी वॉज कमिटेड सुसाइड करने के लिए उन्होंने कमिट करा, मरी नहीं। उस पर प्रेमचंद बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और बहुत उसको लेके बहुत झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के बाद में उनकी पत्नी जो मायके गई छोड़ के, तो वो दोबारा कभी लौट के नहीं आई। तो जब आप इस तरह की स्थितियों में घर में देखते हैं कि माँ ऐसा, तो आपको एक और आगे उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं, एक तो हमारा नॉर्मल, मेरा अपना सोचना एक नॉर्मल तरीका होता है कि आपका झगड़ा होता है, झगड़े के बाद में अगर आप उस साइकोलॉजी को, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बात किसी ने कही क्यों, ये झगड़ा हुआ क्या, इसके मन की क्या पीड़ा थी, क्या हुआ। शायद प्रेमचंद का जो तो मुझे लगता है कि समझ का विस्तार, संबंधों की जो बात चित्रा ने कही, इन्होंने कही कि किसी भी चरित्र को लिखते समय या उभारते समय
वो इतनी ऐसा लगता था कि वो चरित्र वो पूरा वो साफ देख रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं। अगर आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ते समय आपको खुद ये लगे कि पूरा दृश्य, जैसे दृश्यात्मक पूरा दृश्य आपके सामने उपस्थित है, वो तभी हो सकता है जब लेखक ने उस तरह की चीज़ महसूस करी है। तो उस महसूस करने में तभी वो उसको चित्रित कर सकता है। जिस चीज़ के लिए हम लोग नाटक में इस बात को भी कहते हैं कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं और एक्टिंग करते समय जो सीन कर रहे हैं, अगर आप उसको अपनी खुद पूरी तरह से फील करके कर रहे हैं, जब आप फील कर रहे हैं तभी आप फील दूसरे को दे पाएंगे, वरना आप खुद भी नकली करेंगे तो देखने वाला को तो नकली लगेगा खुद भी। शायद ये एक अलग बात इसलिए थी क्योंकि उनके साहित्य पे बहुत विस्तार से बात हो गई है और हम कर सकते हैं कि ये जो उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी वो शायद उनके जीवन, जो पर्सनल जीवन की जो शायद कुछ गड़बड़ी या विसंगतियाँ या जो कुछ रहा, उसने उनको अंदर के उसको झंझकोरा बहुत सारी चीज़ों को, और सूक्ष्मता से उन्होंने चीज़ों को देखा और लिखने की कोशिश करी। बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये जो फिल्म बनने की बात है, फिल्म के अलावा उस पर सीरियल भी यहाँ भी बने हैं। बत्रा साहब है, मालूम होगा, हमने चित्रा ने इसमें काम किया है, बत्रा ने सुनील बत्रा ने उनकी कहानियों पर शायद आपने लिखा वो कहानियों की जो बूढ़ी काकी किया था जिसमें प्रमोद बालाजी ने मेरी सास का मतलब काकी का रोल मैंने बहुत किया तो था। वो उस पे वो दो बैलों वाली और वो कई सीरियल्स जो बने, उसमें 2-3 एपिसोड्स में मैंने भी काम भी किया, उनके बत्रा वाले में काम किया। एक बड़ी इत्तेफाक की बात है, चूँकि यह फिल्म पहले का हो गया था और जो उसमें फिल्म बनी, ये राजपाल यादव ने और साधु नेहर ने मेन रोल में थे वो, और उस फिल्म में भी मैंने काम किया। तो लेकिन चाहे फिल्म में काम करते समय तो खैर बिल्कुल भी नहीं कोई इस तरह का अनुभव होगा, और नाटक में काम करते समय शायद उस समय जिस समय मैं काम किया था उस समय बहुत समझ के साथ थिएटर नहीं था मेरा कि हम बहुत बारीक समझ सके। लेकिन बाद में जब मैंने उनकी कहानी को बहुत गौर से पढ़ा और जाना और समझा, उस कहानी ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित इस सेंस में किया कि अक्सर जैसे हम कहानी अगर हल्के फुल्के ढंग से कहानी को पढ़ते हैं या लोग पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं तो उनको ये लगता है कि मतलब वो गरीब यीशु माधव है, वो दोनों हैं और वो बाप को नहीं खाने देते, उनको नहीं खाने देते हैं और कितने ख़राब हैं दोनों बाप बेटे, और कफन का पैसा लिया और कफन का पैसा लेके जाके उससे शराब पी लिया, ये करा। तो मोटी मोटी कहानी ये समझ में आती है, बात समझ में आती है। लेकिन जो उसकी मूल भावना कि ये सारा जो कुछ था वहाँ, चाहे वो दलित की स्थिति जो जो थी और चाहे वो गरीबी की वो पराकाष्ठा, मतलब गरीबी या अमीरी दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं, पैसा नहीं होता है तब और पैसा जब बहुत अधिक होता है तब, तो दोनों की मानसिकताएं आदमी को किस तरह मानवता से गिरा देती, उसके जो मानवीय मूल्य हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर उसके लिए पिता है तो जो एक त्याग की भावना होती नहीं, मैं नहीं खा पा रहा हूँ, बेटा खा ले, नहीं उसका हो रहा है, या मेरी बहू अंदर बड़ी बड़ी है उसको दिक्कत हो रही है, करे, वो सारी चीज़ें खत्म है। खाली इस बात की चिंता है कि कैसे हमको खाने को मिल जाए। तो किस तरीके से मानवीय मूल्य ख़त्म हो जाते हैं गरीबी रेखा पर आने के बाद में, या गरीबी कितना विकराल रूप में आपके समक्ष खड़ी हो जाती है वो आएगी। ये एक उस कहानी का बहुत ऐसा पहलू है जो पहलू अक्सर काम करते समय लोगों से छूट भी जाता है। और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में थी, क्लासेस लेती थी, वहाँ पर भी 2 बार इसका लोगों ने मेंशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तब भी मैंने देखा कि जो बारीकी है इसकी वो कहीं ना कहीं मिस हो रही थी। दूसरी कहानी उनकी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और अलग सी, जिसमें लोगों ने कम काम किया था, जिसमें AK जी ने काम किया था, वो है मंदिर। सीमा ने उसमें अच्छा किया था, रोल किया था। मंदिर कहानी भी मतलब एक छोटी सी कहानी में सारी चीज़ें, पूरी सोसाइटी की व्यवस्था,
पूरे समाज की पूरी क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था में से लेके और एक माँ की अपने बेटे, अपने हस्बैंड, उसकी रिलेशनशिप के साथ में लेके और गरीब के लिए, जैसे आपने कहा कि कफन की बात की, प्रेमचंद ही एक ऐसे राइटर हैं, अगर आप बोलिए कि मानवीय मूल्यों की बात की कि अगर दलित रेखा मतलब धन की रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे और अगर गरीबी रेखा के ऊपर, पहली बात तो ये मूल्यों की बात जो है ये दोनों बातें अभी मैं जिस कहानी का नाम लूँगी वो है कैसे अवमूल्यन होता है और कैसे समाज के हर वर्ग पर उन्होंने चोट मारी है और एक ही इमोशन पर दो कहानियाँ, दो डायमेंशन में लिखने का भी ये जो श्रेय है इनको जाता है। मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि जब मैंने काम किया था तो कफन और उसके बाद सदगति, अगर आप देखिए दोनों कफन की लालसा में मर जाते हैं। मैंने नाटक ही रखा था उसको बनारस में भी, उन्होंने बनारस में भी खेला, न तोहार कफन न हमार सदगति, और उसमें यही है कि एक तरफ वो दोनों गरीबी रेखा के नीचे, यीशु माधव तो कफन की चिंता नहीं, बुढ़िया करा रही है, मर जाती, कफन नहीं मिलता, दूसरे तरफ वो अपनी बिटिया की शादी करने के लिए लकड़ी काटते अंगारा भी उसके मुंह पर डाल देते हैं और उसको छुआ नहीं जाएगा, वो मर जाता है, लाश पड़ी हुई है, कौन ले जाए, हाथ नहीं लगा रहा। और मूल्यों की वो देखिए कि रात को वही पंडित जो छुआ चुकाता है, जनेऊ चढ़ाता, खुद उसके रास्ता फंसाता है, नाक पे वो रखते और घसीट के मरघटे पे ले आता है। ऐसा अवमूल्यन और ऐसी कफन की लालसा, कफन पर दो विपरीत एंगल दर्शाने वाला, मतलब यहाँ से शुरू करके और इस सर्किल को पूरा करना, ये भी सिर्फ प्रेमचंद के बस की बात थी। इतने लोगों को पढ़ा लेकिन प्रेमचंद का जवाब नहीं, तो मुझे लगा ये बात आपने रखी तो इसको करके मैं सर्किल तो जरूर कंप्लीट करूं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही राइटर की दो कहानियां चाहते थे, लेकिन ये लोग इतना दूर रहे मुझे नहीं। गरीबी की बात करूं तो मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई 1936 में और मुंशी प्रेमचंद जी आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए बम्बई पहुंचे और ये जो मजदूर बनी है ये 1934 में बनी है और 1934 में बनने के बाद वहाँ से फ्लॉप होके वो वापस बनारस आ गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1934 वो वक्त होगा जब मुंशी प्रेमचंद सारी दुनिया में और सारे हिंदुस्तान के एक प्रख्यात लेखक रहे होंगे और उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति ये थी कि उनको पहले बॉम्बे जाना पड़ा इसलिए कि मुझे कुछ पैसा मिल जाए और वहाँ से फिर फ्लॉप होके बनारस आना पड़ा और 1936 में उनकी डेथ भी हो गई। ये मतलब तो उन्होंने गरीबी को कितने करीब से देखा है। मतलब हम लोग तो बढ़िया कपड़े पहन के गरीबी की बात करते थे, टेस्ट सा चेंज होता है। तभी तो शायद वो जैसा आपने देखा। अच्छा, से देख पाए। तो अब मैं इससे पहले कि बाबा से रिक्वेस्ट करूँ कि वो बोले तो मैं गूगल के माध्यम से, क्योंकि आज ये सब हो रहा था, तो मैं मुंशी प्रेमचंद जी ने जो फिल्म के उसमें हुआ वो मैं समअप कर देता हूँ। 1934 में मजदूर बनी, 1938 में ये सेवा सदन, जो बाज़ार हुस्न उनका उर्दू उपन्यास था, उस पर फिर सेवा सदन करके बनी, फिर सेवा सदन करके उपन्यास हिंदी में आया और इसमें जो है उन्होंने काम किया था। हाँ, सुब्बालक्ष्मी के सुब्रमण्यम ने बनाई थी। और इस पे भी ब्राह्मण्स का बड़ा विरोध हुआ पूरे साउथ में इस फिल्म पे भी। तो फिर हालांकि इसको सीरियलाइज करके ये छपी थी। इसके बाद गोदान 1963 में बनी। गोदान में आपके बलराज साहनी और निरूपा राय जी थी और ये ठीक ठाक चली, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चली ये भी। इसके बाद गबन में सुनील दत्त जी थे। अच्छा, फिर ये गबन बनी 1966 में। इसमें ये ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन, इसमें सुनील दत्त जी साहब। शतरंज के खिलाड़ी 1977 में बनी और इसमें तो बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी कास्ट थी। अमजद खान, सईद जाफरी, संजीव कुमार, शबाना आजमी। फिर ये तेलुगु में मृणाल सेन जी के निर्देशन में और कथा, ओका और कथा, ये बनी। श्री वासुदेव राव और नारायण राव इन्होंने इसमें काम किया।
और ये मेरे ख्याल से हाँ एक और इन्होंने सदगति, सदगति के साथ। मतलब ये टोटल 7 इनकी उपन्यास और कहानियों पे हम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री ने काम किया है। जबकि एक और इसमें ऐड कर लीजिए, एक बाज़ारे हुस्न के ऊपर अभी मतलब हमारे घर से 10-12 साल पहले फिल्म बनी, जिसमें यशपाल शर्मा तो पक्का है, शायद वो बुरी भी है। आप उसको बाज़ारे हुस्न के ऊपर अभी मतलब जो लेटेस्ट फिल्म बनी है, अच्छा, वो बाज़ारे हुस्न के और ऊपर। इसमें आज 1980 में दूरदर्शन है निर्मला पे धारावाहिक भी बनाया है। नहीं, दूरदर्शन से तो मैंने देखा बहुत कहानियां मुंशी प्रेमचंद बहुत की सारी हैं। हुई है। बहुत कहानी दूरदर्शन पे मतलब तो पूरा बहुत सीरियल ही कहानियां, बना लिया हाँ। उस कहानी पे। दूरदर्शन पे तो लगभग मुंशी प्रेमचंद की बहुत कहानियां। हम लोग अभी भी निरंतर मौका मिलता है तो भूलते नहीं हैं। वैसे मैं अब बात को करते मेरी तरफ से भी एक मैंने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी है माँ, अगर आप लोग पढ़ लें, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से बहुत मार्मिक, दिल को छूने वाली बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छा। आप लोग उसे पढ़ें। मैंने उसका नाट्य रूपांतर कर लिया है और ऐसे इनकी कहानी माता का हृदय है, हाँ? कौन सी? माता का हृदय। माता का हृदय। हाँ। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल अच्छी है, मतलब अच्छी बहुत प्यारी कहानी है, जरूरी नहीं है हाँ, मतलब एकदम बिल्कुल सपाट कहानी है, कुछ तो उसमें इनकी कहानियों में मुझे ये भी लगता है कि अलग अलग मनस्थिति में आप पढ़िए तो अलग अलग तरीके से अच्छी लगती ये है। तो है ना, आप जिस मनस्थिति में उसी से अगर रिलेट कर गए तो रिलेट हाँ। तो व्यक्तित्व को पकड़ा कि कुछ भी हो जाए उसके बाद वो जो बोलेंगे तो कुछ तो दे ही देंगे। सबसे पहले तो सीमा को और सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी को इस बात के लिए शुक्रिया कि एक तो लगातार प्रेमचंद को जन्मदिन पे और पुण्यतिथि पे लगातार पिछले कई सालों से याद करते रहे हैं, नाट्य प्रस्तुतियाँ करते रहे हैं, और इस कोरोना पीरियड में जबकि मिलना जुलना दूभर हो गया है तब भी किसी ना किसी तरीके से कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया। हम लोग प्रेमचंद को याद करेंगे और कम से कम आपस में भी हम लोग मिल लिए, ये भी एक बड़ी बात हुई। पता नहीं कितना समय हुआ के अग्रवाल से चित्रा को देखे हुए, इवन बदलाजी से मिले हुए जो है, बहुत लंबा समय जो है, तो उस बहाने हम लोग इकट्ठा हुए, इसके लिए शुक्रिया। और दूसरी बात, आज हम लोग जाफरी साहब को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि जाफरी साहब अभी 5 अक्टूबर को हमारे बीच में नहीं रहे। लखनऊ आने के बावजूद भी ये कोरोना की स्थितियों की वजह से ही और अपनी उम्र की वजह से हम सब लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाए उनको देखने के लिए। लेकिन जाफरी साहब को जो है मैं मुख्य रूप से जो याद करूँगा, वो रंगकर्म और रंगकर्मियों के संरक्षक के रूप में सबसे उनकी जो भूमिका रही है। वो जब दूरदर्शन में डायरेक्टर थे तब भी उन्होंने दूरदर्शन में रंगकर्मियों के लिए कोई भी नाटक होता था उसकी फ्री पब्लिसिटी दूरदर्शन से होगी, ये नियम बनवा दिया था। तो वो बस सिर्फ दूरदर्शन को सूचना देने की ज़रूरत होती थी कि इतनी तारीख को हमारा ये नाटक होने जा रहा है, और वो वहाँ से टेलीकास्ट हो जाता था। फिर अगर रंगकर्मियों, वो जानते थे कि रंगकर्मियों के पास नाटक करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो कोशिश करते थे कि जो भी नाटक है उसको दूरदर्शन में वो उसको रिकॉर्ड करा दें, और जिससे कि ग्रुप को कुछ पैसे मिल जाएँ। हम लोगों का जो नाटक भगवत था, जब हम लोग विदेश गए थे तो उनको मालूम था, और उस नाटक को भी उन्होंने बाद में दूरदर्शन पे रिकॉर्ड कराया था। अब थोड़ी बात प्रेमचंद के ऊपर तो बहुत लंबी बात सभी लोगों ने कह दी है। उनका इतिहास शुरुआत से लेकर उनके साहित्य सबकी बात हो चुकी है। एक तो यह है कि प्रेमचंद को आज भी अगर हम याद करते हैं, तो याद कर रहे हैं, उनकी कहानियों का मंचन हो रहा है, उनकी कहानियों को लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पुराने ज़माने का कोई भी अक्सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमारे यहाँ के, अगर आप देवकी नंदन खत्री को ही अगर आप याद करें, और चंद्रकांता और भूतनाथ और चंद्रकांता संतति को अगर याद करें, तो वो लगभग म्यूजियम पीस बन के रह गए। आज की तारीख में आज की पीढ़ी से कहिए कि उसको पढ़ो और उसको करो, नहीं। लेकिन अपने समय की बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अब वो म्यूजियम पीस की तरीके से। लेकिन प्रेमचंद आज भी म्यूजियम पीस नहीं है।
प्रेमचंद आज भी, आज के समय में आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं, बल्कि कहीं और ज़्यादा रेलिवेंट होते चले जा रहे हैं कि जब हम आज के समाज को देखते हैं, आज के समाज की स्थितियों को देखते हैं, आज के समाज में गरीब अमीर का शोषण देखते हैं, जातिगत शोषण देखते हैं, तो प्रेमचंद हमको बहुत कायदे से हमको याद आते हैं। तो क्यों याद आते हैं? अभी जैसे बात हुई कि प्रेमचंद की नज़र बहुत पैनी थी, बहुत गहरी नज़र थी, वो चरित्रों को बहुत गहराई से देख लेते थे। ये तो है ही, ये तो बहुत बड़ी बात है प्रेमचंद की चरित्रों की गहराई में उतर जाना। नज़र पैनी थी, लेकिन नज़र के साथ साथ उनका जो नज़रिया था उन चीज़ों को देखने का, उनकी नज़र जहाँ जाती थी उसके साथ उनका नज़रिया उनको एक ख़ास ढंग से देखना। बहुत बढ़िया। वो जो नज़रिया था उनका, वो आज भी मतलब हमको चीज़ों को देखने में, आज की समय की, आज की दुनिया को, आज के समाज को देखने में वो नज़रिया हमारी मदद करता है। और ये नज़रिया उनका जो विकसित हुआ था, वो नज़रिया विकसित जो आप जैसे अभी भी बात हो रही थी कि उनकी सब अलग कहानियाँ बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों को दिखती हैं, उनका स्तर भी अलग। तो प्रेमचंद पहले दिन से तो प्रेमचंद थे नहीं, प्रेमचंद की भी एक कंटिन्यूअस ग्रोथ है। लंबे समय तक जो उन्होंने लेखन किया उसमें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ है। और पहले उनका जो लेखन है वो एक स्टेज में आप देखिए तो वो रोमांटिसिज्म है, दुनिया कैसी होनी चाहिए, एक आदर्शवाद, जो चित्रा ने कहा कि आदर्शवाद और यथार्थवाद का अच्छा सम्मिश्रण है। तो पहली शुरुआती उनकी कहानियाँ, उनकी कृतियाँ जो है वो रोमांटिसिज्म से भरी हुई हैं। रोमांटिसिज्म का मतलब यह है कि दुनिया, उनकी कल्पना की दुनिया कैसी होनी चाहिए, लोग कैसे हों, कैसा व्यवहार करें। लेकिन उसके बाद दूसरी स्थिति जो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन आता है उसमें गांधी का जो प्रभाव है वो प्रेमचंद के ऊपर पड़ता है, और उनके गांधी के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव प्रेमचंद के ऊपर पड़ने लगता है। और उससे प्रभावित होकर आप देखिए, जहाँ तक आप रंगभूमि भी देखिए, तो रंगभूमि भी कहीं गांधी के विचारों से, तो उनके उपन्यास, कहानियाँ एक समय के बाद उस रोमांटिसिज्म से निकल के और गांधी के प्रभाव में, और ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जो चीज़ें निकल रही थी उसको वो उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में शामिल होने लगता है। और फिर जो तीसरी स्टेज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ के उनके सारे महत्वपूर्ण कृतियाँ, उपन्यास, चाहे वो गोदान हो या उनकी जो कफन जैसी कहानियाँ हों, वो सब कहानियाँ जो थर्ड स्टेज में उनकी जो निकल के आती हैं, वो थर्ड स्टेज वो स्टेज है 1917 में रूस की क्रांति होती है, लेनिन का प्रभाव और कार्ल मार्क्स का प्रभाव और प्रगतिशीलता का प्रभाव, कि जहाँ प्रेमचंद को, जैसे जो गांधी का जो प्रभाव था, वो प्रभाव ये था कि लोग, एक सुधारवाद, कि लोगों को सुधार दिया जाए, लोगों को ये समझा दिया जाए कि नहीं ये गलत चीज़ है, तो लोग सुधर जाएंगे। लेकिन एक दूसरी स्टेज जब लगा कि अब चीज़ों को सुधारना संभव नहीं है, ये मेज़ को हम लीप पोत के अब ये सही नहीं हो सकता, अब तो मेज़ बदलनी पड़ेगी। तो यानी कि जो परिवर्तन के अब कोई क्रांति से चीज़ों को बदलना पड़ेगा, सुधारने से काम चलने वाला नहीं है। ये प्रेमचंद को जिस स्टेज पे समझ में आया, तो तीसरी स्टेज की उनकी कृतियाँ वो कृतियाँ हैं जिसमें कि वो एक आंदोलनकारी, एक लोगों के अंदर क्रांति की भावना को फैलाते हुए शोषण को बर्दाश्त न करने की चेतना जगाते हुए, उसके बाद और उसी चेतना जगाने की फिल्म जो है वो जो मजदूर या द मिल के नाम से जो फिल्म, जिसको उन्होंने खुद लिखी, जो उनकी खुद की लिखी हुई एक ही फिल्म है, पहली और आखिरी एक ही फिल्म है जो उन्होंने खुद लिखी थी, वो द मिल या मजदूर के नाम से वो फिल्म है। तो वो स्टेज आ रही है उनकी कहानियों में, उपन्यास में, और 36 में ही फिल्म, 34 में वो बम्बई गए, तो वो भी करीब करीब आखिरी दौर है उनके लेखन का, आखिरी दौर है जब वो बॉम्बे गए। तो इस तरीके से उनका विचार भी लगातार समृद्ध होते चले गए। जहाँ पे हम लोग गलती अक्सर ये करते हैं कि प्रेमचंद अगर शुरू में यहाँ थे तो हम मानते हैं, कुछ लोग कहने लगते हैं नहीं प्रेमचंद ये थे, फिर प्रेमचंद हाँ प्रेमचंद ये भी थे, प्रेमचंद ये भी थे, और प्रेमचंद ये भी थे, और सारी चीज़ें अलग अलग कहानियों से उनको साबित कर रही हैं। कोई इस कहानी से साबित करी तो आप उनको कुछ और साबित कर सकते हैं, उस कहानी से साबित करिए तो उनको कुछ और साबित कर सकते हैं, इस कहानी से साबित करी तो गांधीवादी साबित कर सकते हैं, इस कहानी से करी तो उनको आप मार्क्सवादी साबित कर सकते हैं। तो वो उनकी
तो दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो जीवन में जैसे बुल्ला जी ने इशारा किया है कि सिर्फ विधवा विवाह के बारे में बात नहीं करते थे, उन्होंने खुद विधवा विवाह किया। अभी बात आपने कही कि वो उनकी करेगी निर्धनता की, तो इतने निर्धन क्यों हो गए थे? ये भी अभी जो चित्रा ने बात किया, जो कानपुर में जो सोजे वतन जो संग्रह छपा था और जिस मैगजीन के लिए काम करते थे ज़माना के लिए, वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। धनपत राय नवाब राय, और नवाब राय के नाम से लिखते थे। और बाद में जब सोजे वतन जब्त हो गया, तब वो बैन कर दिया गया, उसके बाद जब दोबारा उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनके जो क्या दयाशंकर निगम जैसे कुछ नाम था संपादक का, जो उन्होंने सजेस्ट किया कि अब नाम बदल लो नहीं तो फिर बैन हो जाएगा। तब उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद और प्रेमचंद के नाम से उसके बाद लिखना शुरू किया। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि गांधीवाद की बात है, अब अगर गांधीवाद से वो प्रभावित हो रहे हैं, प्रेमचंद गरीब नहीं थे। प्रेमचंद ने जो थे वो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, बहुत बड़ा पद होता है। हमारे नाना जी सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से रिटायर हुए थे, सब डिप्टी, और वो डिप्टी साहब के नाम से पूरे कासगंज में मशहूर थे और उनके मतलब इतने बड़े आदमी माने जाते थे। और प्रेमचंद तो डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। गांधी का जब आंदोलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उस वक्त प्रेमचंद ने नौकरी से रिजाइन किया गांधी के कहने पे। जब गांधी ने कहा कि सबको सरकारी नौकरियां छोड़ो, तो प्रेमचंद उस डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की नौकरी से रिजाइन कर देते। इतनी बड़ी नौकरी से रिजाइन करना, मतलब कल्पना करके देखिए, हम में से कोई ऐसा आंदोलन हो क्या हम अपनी नौकरी रिजाइन कर पाएंगे? वो नौकरी से रिजाइन कर देते, वहाँ से उनकी गरीबी की कहानी, वो गरीब, उसके बाद वो जो गरीब होते हैं नौकरी से रिजाइन करने के बाद, फिर वो अपना तरह तरह का वो प्रिंटिंग प्रेस लगाते हैं, सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, जो चलता नहीं है इस तरीके से। और जब बिल्कुल उनको लगता है कि अब तो घर का खर्च चलना मुश्किल है, तब दोस्त उनको सलाह देते हैं कि भैया बम्बई चले जाओ, कुछ कमाई हो जाएगी वहाँ। तो इससे वो प्रेमचंद तब बम्बई फिल्म के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारे लोग बम्बई से लौटे हैं असफल हो गए या मन लगे। प्रेमचंद बम्बई से लौटे हैं सफल हो गए, सब इतने सफल हो गए। उनको बॉम्बे टाकीज हिमांशु राय रोक रहे थे कि भैया रुक जाओ, यहाँ बहुत काम है। और उस वक्त उनको जो तनख्वाह थी 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिल रही थी, और लोग रोक रहे थे 8,000 रुपये महीने उस महीने के। और हैं 34, हाँ महीने 8,000 रुपये साल महीने की, 8,000 रुपये साल का रखा था। और उसके बाद वो तनख्वाह बढ़ा के 12,000 13,000 करने को तैयार थे। उनको लंदन भेजा जा रहा था कि आप लंदन जाइए और स्पेशल ट्रेनिंग लेके आइए वहाँ से, जो मॉडर्न टेक्निक है फिल्म की और आपके लेखन पे जिससे बेहतर है। वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो ये है प्रेमचंद जिनको हमको जानना चाहिए कि एक प्रेमचंद ने ये कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का अल्टीमेट मोटिव है प्रॉफिट, और कोई इनका उद्देश्य नहीं है। और हमारे साहित्य का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं है, हमारे साहित्य का उद्देश्य है समाज को बेहतर समाज बनाना, इंसान को बेहतर समाज बनाना, और इनका एकमात्र उद्देश्य है प्रॉफिट। तो मैं प्रॉफिट जो, और यहाँ पर जो है जो प्रॉफिट बनाने वाले लोग हैं, चलती उनकी, मेरी नहीं चलेगी। मुझे समझ में आ गया कि हाँ मेरी नहीं चलेगी, जो प्रॉफिट बनाने वाले लोग हैं उनकी चलेगी, चीज़ें उन्हीं के हिसाब से चलेंगी। जैनेंद्र को चिट्ठी लिखते हैं और वहाँ से उसके बाद वो वापस आते हैं। ये जो फिल्म है, जो ये क्यों बैन होती है? बैन इसलिए होती है क्योंकि मेल और में मालिक और मजदूर के बीच की रिलेशनशिप, जो कि लेनिन से के प्रभाव में, मार्क्सवाद के प्रभाव में उन्होंने उस रिलेशनशिप को जो सीखा है कि क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए मजदूर और मालिक की, किस तरीके से मजदूरों का हक होना चाहिए, उसको लेकर मेल फिल्म उन्होंने लिखी। और वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन चक्कर क्या था, एक सज्जन थे कुछ जीजी बॉय, रामजी जीजी बॉय या ऐसा कुछ नाम था, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जीजी बॉय के नाम से मशहूर थे जीजी बॉय। वो बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे। तो उनको लगा कि मिलों में तो बर्बाद हो जाएगा इस फिल्म पर, मजदूर अगर उनकी मिलों में हक मांगने लगे और ये कहने लगे कि हमारा भी मिलों के ऊपर अधिकार है,
तो हम गए काम से। और इत्तेफाक की बात थी, वो जीजी बॉय जो थे वो सेंसर बोर्ड के भी मेंबर थे। अब वो सेंसर बोर्ड के भी मेंबर और मेल उन्होंने जो है कहा कि इसको सेंसर, तो वो जो बैन की गई ओनली इन बॉम्बे बैन की गई। और बॉम्बे में तो रिलीज ही नहीं है, रिलीज हुई लाहौर में, दिल्ली में और लखनऊ में, इन जगहों पर रिलीज हुई। और यहाँ इतना ज़्यादा लोगों ने देखा उसको, इतना ज़्यादा देखा कि लगा बलवा हो जाएगा, इसलिए बाद में यहाँ पर भी बैन कर दी गई। तो इस तरीके से ये फिल्म जो बैन की जा रही है, ये सफल होने की वजह से बैन की जा रही है कि लोग ज़्यादा देख रहे हैं, नुकसान ना हो जाए। समाज में इस तरह की भावना अगर फैल जाएगी तो समाज बदलेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये इस तरह की जो चीज़ें थी, तो ये प्रेमचंद वहाँ से वापस लौट आते हैं। बाद में उनकी कहानियों के ऊपर लोगों ने फिल्में बनाई, वो सफल हुए, वो एक अलग बात है। सत्यजीत रे की जो सदगति फिल्म, जो प्रेमचंद आज भी रेलिवेंट है इसके बारे में जो हम बात करते हैं। विदेशों में, जो दूसरे प्रदेशों में, दूसरी भाषाओं में उसकी बात हो चुकी है, लोगों ने बात कर दी, मृणाल सेन की भी बात हो गई और तो ये सेवा सदन की भी बात हो गई, उसको दोहराते नहीं। लेकिन सदगति के बारे में ज़रूर एक बात ये कहना चाहते हैं कि ये 1981 में सदगति फिल्म बनाई थी सत्यजीत रे ने, और 82 में मोस्ट प्रोबेबली 31 मार्च था, या वो हो सकता है पता तो, लेकिन अभी तक मुझे याद है वो 31 मार्च है। दूरदर्शन ने प्रोड्यूस की थी ये फिल्म, दूरदर्शन इसका प्रोड्यूसर था और दूरदर्शन ने प्रोड्यूस की थी। और शायद 31 मार्च 82 या हो सकता है 31 जनवरी हो, दिमाग में, लेकिन 31 तारीख दिमाग में आ रही है। उस दिन ये इसका नेशनल टेलीकास्ट हुआ था, और जब इसका नेशनल टेलीकास्ट हुआ था पूरे हिंदुस्तान में इस फिल्म के बारे में चर्चा और सराहना होती। और अखबार में शायद पायनियर अखबार था, टाइम्स ऑफ इंडिया था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। उस अखबार में दूसरे ही दिन सुबह अंदर इसका पूरा बहुत बड़ा रिव्यू उस फिल्म का छपा। और आप सोचिए कि उस दिन उस अखबार की जो फ्रंट पेज की जो न्यूज़ थी, मेन हेडलाइन थी, वो थी साड़ूपुर कांड में दलितों का नरसंहार। ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है कि दलितों का नरसंहार साड़ूपुर में, और अंदर सदगति का रिव्यू है। हम और राकेश हम लोग बैठे, हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे कि देखो, मतलब प्रेमचंद के ज़माने में जो दलित है वो इस तरीके से सदगति फिल्म बन रही है, उसमें जो है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लिखने के बाद वो और बढ़ रहा है, अब तो गोली चलने लगी। ये क्या फिनोमेना हुआ? इसको हम लोग जो है स्टडी करने के लिए चर्चा आपस में, जैसे दोस्त मिलते हैं करते करते हम लोग बात करते, हम लोगों के सब्जेक्ट यही सब हुआ करते थे, बात कर रहे थे। तो उसके बाद ये निकल के आया कि चूँकि सदगति में जो दलित प्रतिरोध है वो क्या है, हम लाश नहीं उठाएंगे, इससे ज़्यादा प्रतिरोध नहीं है उसमें। ना वो कहते हैं कि हम आपका कुछ नुकसान करेंगे, ना हम कोई आंदोलन करेंगे, बस वो कहते हैं कि हम दलित लोग ये खड़े होकर कहते हैं कि हम इसकी लाश नहीं उठाएंगे, और पंडित जी को खुद लाश उठानी पड़ती है। बस उनका प्रतिरोध इतना है। वो हम लोगों ने महसूस किया कि अब आज के समय में प्रतिरोध बढ़ा है। अब इतना भर नहीं है कि हम लाश नहीं उठाएंगे, अब पूछते मारा कैसे तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और हम तो पुलिस में जाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तुम्हारे बगल से खड़े होकर मतलब चुनाव लड़ेंगे, तो अब चुनाव लड़ेंगे। मिट्टी का तेल का अगर कोटा गांव में राशन का कोई कोटेदार बनना है, हम भी अप्लाई करेंगे। खाली ये नहीं कि ठाकुर या ब्राह्मण जो है वो खाली जो है वो अब उनको खाली कोटा नहीं मिलेगा, हम भी अप्लाई करेंगे। तो उनका प्रतिरोध समाज में चूंकि बढ़ रहा है, इसलिए अब नौबत आग लगाने, गोली चलाने और इन सब तक वहाँ तक नौबत पहुँच रही है। और कफन के ऊपर जरूर बात करना चाहते हैं। तो ये भी किया, ने रोल किया था, हम लोगों ने मेघदूत संस्था ने वो कफन किया था। अब ये कहना चाहते थे कि कफन कहानी प्रेमचंद की इतनी मुश्किल कहानी है, इतनी मुश्किल कहानी है कि उसको समझना, उसके मतलब उसकी गहराई तक जाना ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जब उसकी प्रस्तुतियाँ की जाती हैं तो या तो वो दो शराबियों की कहानी बनकर जाती है, देखो शराबी ऐसे थे कि कफन बेच के खा गए,
वो इस तरह की प्रस्तुति उसकी बन जाती है। हमारे ख्याल से कफन कहानी आप सब लोगों ने बड़ी होगी है, तो वो क्या शराबी देखो कफन बेच के खा गए, वो कहता है बड़े मक्कार थे, काम चोरी करते थे, ये करते थे, वो करते थे, देखो अंदर बीवी का वो नहीं आ रहा है, तो मॉरलिटी की कहानी बन जाती है कि कितना मतलब मानवीय मूल्य कितना गिर गए कि अंदर पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है, उसका प्रसव होने वाला है, और वो अंदर इस वजह से नहीं जा रहे कि दोनों में से कोई बाप कहीं एक आलू ज़्यादा ना खा ले, इस वजह से अंदर नहीं जा रहे। तो अलग अलग ढंग से लोग उन कहानियों को लेते हैं, जो कि वो प्रेमचंद की कहानी है नहीं। प्रेमचंद की कहानी जिस वजह से महान मानी गई है वो कहानी, वो कोई दूसरी वजह है जिसकी वजह से वो इतनी मतलब वन ऑफ द नहीं बल्कि बेस्ट स्टोरी इन इंडियन लिटरेचर वो मानी जाती है। वो उसमें जो है वो उसकी बात करेंगे। हम लोगों ने जब उस कहानी को किया था, इट वॉज ए वेरी बैड प्रेजेंटेशन। अपनी प्रस्तुति को कोई नहीं कहेगा, बल्कि वो इतना निहायत घटिया था। तो आप किसी ने रखे थे? आपने नहीं किया ना? हमने नहीं किया था, इससे क्या होता है, हमारी संस्था का था। आपने रोल तो किया था। हमने रोल मेरा बहुत अच्छा था। इसको समझ लीजिए कि निहायत घटिया प्रेजेंटेशन। उसमें भी वही हुआ था कि जो गीसू माधव के सीन राजावस्ती, और सबसे अच्छे एक्टर्स राजावस्ती और अनिल शुक्ला जो लखनऊ में सबसे अच्छे एक्टर्स थे वो रोल कर रहे थे, और उन्होंने ऐसी कॉमेडी क्रिएट करी थी कि ऐसी तालियां पूरा पब्लिक हंस रही है, पब्लिक हंसी। तो जो उसकी जो ट्रेजेडी थी कफन की सरकत कॉमेडी क्रिएट हो रही थी, हमने देखा था बाबू, अच्छा, हमने देखा था। उसके बाद वो इतना पसंद आया लोगों को, कुछ लोगों को पसंद आया कि दूरदर्शन ने उसको लिफ्ट कर दिया, कि दूरदर्शन में उस नाटक की रिकॉर्डिंग हुई, और वो नाटक कफन जो है वो जिसका नेशनल टेलीकास्ट हुआ, और नेशनल टेलीकास्ट के बाद दिनमान जैसी मैगजीन में, शायद सर्वेश्वर सक्सेना थे उस समय, नहीं रघुवीर साहे थे, उन्होंने हमारी प्रस्तुति की वो छीछालेदर की है कि इतना मतलब ऐसा लगा कि शर्म से डूब जाए। क्यों? क्योंकि वो कहानी अलग कहानी है, उसकी वो गहराई अगर नहीं निकलेगी तो ये कॉमेडी बनेगी, ये गरीबों के ऊपर जिसको कहना चाहिए, या अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि दलितों के ऊपर व्यंग्य निकलेगा, दलितों को मतलब इतना नीचा दिखाया गया कि वो कफन बेच के पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं, या इस तरह की चीज़ दिखाई गई, यही उस कहानी में निकलेगा। क्योंकि उस कहानी का जो सूत्रवाक्य है, वो सूत्रवाक्य कैसे उभारा जाए, वो उस कहानी का बहुत बड़ा चैलेंज है। उस कहानी में जब वो कफन के लिए पैसा मांग रहे होते हैं लोगों से, तो जमींदार आता है और वो उससे पैसा मांगते हैं, वही अपना रोने का पूरा नाटक करके पैसा मांगते हैं, और जमींदार उनको कहता है कि कहीं कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, कुछ काम धंधा करा करो तो कुछ कमाई हो जाए, हर वक्त मांगते रहते हो। इस तरह का जब वो चले जाने के बाद जो गीसू और माधव कहते हैं, वो है उस कहानी का असली तत्व। वो ये कहते हैं कि जो लोग दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, वही कौन हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर दे हैव नो ड्रीम्स, इवन सपने तक खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने से भी हम लोग अक्सर बड़े आराम से रिक्शा वाले कहते हैं देखो पड़ा हुआ सोता रहता है, ये नहीं कि 2 सवारी और बिठा ले तो सो रहे, कर नहीं हम अभी नहीं जाएंगे, कह दिया। अरे उसके पास ड्रीम नहीं है, उसको मालूम है 4 रुपये और कमा लेंगे तो वो क्या जाएगा, कोई कोठी तो बनती नहीं है। तो उसके बाद जब आपके सपने ही खत्म हो जाए, बेहतर जिंदगी के, बेहतर उसके जब सपने खत्म हो जाए, तो ना कोई मूल्य बचते, ना इंसानियत बचती है, कुछ बचता नहीं है। तो वो उन सपनों के भी खत्म हो जाने की कहानी है कफन के, जहाँ सपने ही खत्म हो चुके हैं। मेरी पुस्तक में कफन का नाट्य रूपांतर है, और मुझे लगता है कि अगर उसको किया जाए तो उसमें कहीं कॉमेडी है ही नहीं आएगी, और कोई शोभा भी नहीं होनी चाहिए कि सही मैंने आपसे जो कहा था वो बिल्कुल वायदे पे सच उतरा कि अध्यक्ष महोदय ने जो बोला तो हम सबको बिल्कुल बांध के रख दिया। आई थिंक आप इससे मानेंगे, अध्यक्ष की बात तो कोई बोल ही नहीं सकता। सिर्फ मैं इतना ज़रूर कह दूँ कि जो अभी देखिए
इन्होंने जरा सी बात की कि प्रेमचंद खरे थे और चित्रा जी ने यथार्थ और आदर्शवाद की बात की। मुंशी प्रेमचंद की आप जो स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी और इन सब से प्रेरित होकर उन्होंने उस समय की उन परिस्थिति की जो कहानियाँ लिखी है ना, वो भी अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें यथार्थ और आदर्श दोनों अपनी अपनी जगह क्या होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है वो भी अपनी जगह बाकायदा है। और मेरी माँ कहानी में उसका थोड़ा सा आपको वो मिलेगा कि अगर एक बार आदमी जेल चला गया तो फिर उसको पूछने वाले क्रांतिकारी सब घर चले जाते थे, फिर कोई उसे नहीं पूछता। तो इसके साथ ही मैं अब सीमा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करें और बाकी हम लोग पानी वानी पीते हैं। सुन तो लीजिए सर, धन्यवाद मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए। और कुछ यादें जैसे कि सर अभी बता रहे थे विलायत जाफरी सर की सब, तो चूँकि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ यहाँ जितने आप सभी मौजूद हैं, और उनके साथ 3 साल पहले लगभग बहुत नाम सुना था पहले, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि सर से कैसे बात करें। प्ले में देखते थे लेकिन इतने वो बड़े थे, तो एक बार धीरे से गए नमस्ते की मैंने कहा सर मैं सीमा मोदी। हाँ मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम तो कभी प्ले में बुलाती नहीं। मैंने कहा सर इतनी बड़ी मैं नहीं हुई हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा नाम पुकारा। और उस समय से मेरा हर प्ले वो आते थे, और जैसा कि सर ने भी कहा कि उनके अच्छे मैसेज, ऐसा लगता है कि जैसे वो हमसे और आपसे हर जने से उन्हीं के लिए संबंध बनाए थे। तो इस तरह से मेरे साथ भी कई मैसेज उनके हाथ से लिखे हुए हैं, आशीर्वाद उनका लगातार बना हुआ था। पिछले साल बकरीद में गई थी, जा नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा घर शिफ्ट हो रहा था, तो सर ने खुद फ़ोन करके कहा कि क्या सुना तुम भूल गई हो क्या, आई नहीं तुम। हमने कहा नहीं सर मैं आ रही हूँ, और तुरंत वैसे ही गई और इतना अच्छा से हाथ पकड़ के उन्होंने कहा कि नहीं तुम बैठा करो। मतलब इतने कहते हैं कि जैसे पेड़ लदा होता है फलों से और झुका रहता है, बस वही थे सर हमारे, और हमेशा याद रहेंगे। और जहाँ मुंशी जी की बात हुई तो वहाँ मैंने इनकी जो भी कहानियाँ की हैं वो सब आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि मंदिर और लांछन नाटक को मैंने राज्य कई जगह में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किया, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया, जिसमें कुछ छोटी सी याद मेरी ऐसे जुड़ी है कि इनकी जो भी कहानी होती थी उसमें महिला, गरीब ही ज़्यादातर इसमें दिखाया गया है गरीब का, लेकिन वो सशक्त होती थी महिला जो भी होती थी। वो मंदिर की जैसे मैम आपने बात की तो महिला वो बहुत सशक्त है अपने पति के लिए, वो अपनी सारी चीज़ें बताती है। तो उसमें ये जो कपड़े थे वो सूती साड़ी और गांव के सीन जो दिखाए जाते हैं वो मैंने जहाँ भी मैं की वो अपनी छोटी सूती साड़ी पहन के ही गई, ताकि एक माहौल बना रहा। और ये लगता था कि कोई हंसे तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा महसूस नहीं होता था। मैं ये सब रिहर्सल करते हुए भी सब जगह चली जाती थी, चाहे वो शादी हो ऐसे हो। तो उनकी कहानियाँ मेरी दिल से जुड़ी है और लगातार उनकी कहानियों का मंचन करते आ रही हूँ। मंदिर को मैंने कई जगह किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैंने कुंभ में भी किया मैम, और हरियाणा के नाट्य समारोह में भी किया, लांछन को भी कई बार किया। और पिछले साल विलायत जाफरी सर हमारे थे जिसमें जीवन यात्रा 31 जुलाई को उन्होंने किया था। सर की लिखित थी 3 कहानियों का जो मिश्रण एक साथ किया गया था।